हमारे साथ जो हैं एक एडवोकेट हैं हेमा शर्मा जी। हेमा जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अभी समाज बदल रहा है, पुरातन समाज आधुनिक हो रहा है, पर एक मिक्स समाज है। हम 18वीं शताब्दी में भी हैं और 21वीं में हैं। एक तरफ हमारे देश में जो कानून है वो बहुत सारी लिबर्टी दे रहा है। हमने जो एक रिलेशनशिप थी, हमने उसको हमारे कानून ने कहा है कि आप जो है इसको लीगल माना है, लोग रहते हैं साथ में। हमारे यहाँ जो बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, उसमें भी कोर्ट ने बढ़ चढ़ के बहुत सारी हिस्सेदारी की है। और इस समय हम देखते हैं कि जो शिकायतें हो रही है, बहुत लंबे समय से लोग जो है रिलेशनशिप में हैं और फिर अचानक से 4 साल 5 साल बाद ये शिकायतें बहुत आ रही है कि साहब इसने मेरा दैहिक शोषण किया, इसने 6 साल मैं उसके साथ रही, इसने मुझसे प्रलोभन दिया, इसने मुझसे वादा किया था। और अभी न्यायालय कई स्त्रियों के खिलाफ भी वो दे रहा है फैसले कि आप इसका दुरुपयोग कर रही है। तो एक तरफ समाज में एक तब्दीली आई है कि लोग जो हैं वो कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लड़के लड़कियां, और लंबे समय रहते हैं, फिर उनको नहीं जमता, देन वो अब समाज बदल रहा है कि गाने भी बन रहे हैं कि मैंने ब्रेकअप कर लिया और उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उनको लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक ही आदमी के पल्ले बंधूं, ये आदमी नहीं जम रहा है तो मैं इसको खारिज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे समय में ये जो बदलता समाज है उसमें कहां तक जो है हिंसा, कानून, सुरक्षा, क्योंकि आपके साथ आप जैसे कोई पीछे आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि कोई आपको पीछे आ रहा है और बदनीति से आ रहा है, पर आप किसी के साथ चल रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं और कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल रह रहे हैं, फिर अचानक से आप कहते हैं कि उसने आपसे वादा किया था। तो कुछ लोग होते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर भूलना बेहतर, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और एक होता है अच्छा, अब मैं बताता हूं तेरे को मेरे को क्या क्या राइट हैं। तो इस तरह के प्रकरण रोज हम मीडिया में है ये देखने आते हैं। तो किस तरह से समाज में बदल रहा है, कोर्ट उसमें, कानून उसमें क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सर इस क्वेश्चन के लिए। सर, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में तो भी उतना ज़्यादा उसमें नहीं है ट्रेंड में। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम मीडिया में रहते हैं, हमको तो खूब मालूम है। मैं तो जिस कॉलोनी में जाता हूँ वहाँ 5-6 जोड़े दिखते हैं मुझे। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, मैं ये कह रही हूँ। दिल्ली, मुंबई, पुणे साइड ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट नहीं, मैं इसमें एक बार रोकूंगा। मैं बुरा नहीं मानता, मैं पहली बात कर रहा हूँ, मैं बुरा नहीं मानता। इसकी मजबूरी है। कई लोग गांव से आए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट मकान ले सके, एक। दूसरा, उनके पास कोई लाने ले जाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई उनको कहीं से खाना लेना है। तो बहुत बार कोई जरूरी नहीं है कि वो जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या साथ में रह रहे हैं संयुक्त रूप से, वो कई तरह के रिलेशनशिप में कोई जरूरी नहीं। एक बार एक दोस्त की तरह भी आप लोग रहते हैं। मैं दिल्ली की आप बात कर रही, मैं बहुत साल पहले मैं मीडिया थे, वो नहीं रहे दुनिया में, हम दोनों एक मॉल में गए तो हमको बहुत सारे लड़के लड़कियां, कोई लड़की अकेली नहीं दिख रही थी, मतलब जो भी लोग दिख रहे थे वो लड़के लड़की दिख रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई यार ये क्या है यहाँ पे, सब लड़के लड़कियां। बोले पड़ोस में एक यूनिवर्सिटी है ना बहुत फेमस, उसके ये जोड़े हैं। तो मैंने कैसे जोड़े हैं? बोले ये पढ़ने आए हैं, ये पढ़ने आए हैं, अब इनको यहाँ मकान चाहिए, इनको आने जाने के लिए साधन चाहिए। तो ये लड़कियां क्या करती हैं कि किसी न किसी लड़के के साथ में एक इनकी दोस्ती हो गई है, और ये कोई दोस्ती नहीं कि विवाह तक पहुंचे, पर इनकी 3 साल की दोस्ती है, ये साथ में हैं। तो अगर जिस लड़की के साथ लड़का नहीं है उसको बहन जी बोल रहे हैं लोग, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि वो लड़की बहन जी किस्म की, उसको कोई उसका पार्टनर नहीं मिल रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 साल पहले की घटना दिल्ली की। अभी मैं इधर आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, अभी रायपुर बड़ा शहर बन रहा है, आप किसी मॉल में जाओ, कहीं जाओ, लोग आपस में साथ घूम रहे हैं। और जो मीडिया है हमारा, खास करके ये जो OTT प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ रही है और सिनेमा आ रहा है, इसने समाज को बदला है। और दूसरा मैंने कहा कि कानून ने बदला है, ये भी कारण है। हम इसको नहीं कह रहे कि ये बुरा है या भला है, हम ये कह रहे हैं कि आप किसी के साथ 6 साल रहते हो, किसी के साथ 5 साल रहते हो, फिर आप 5 साल बाद आप, ये कंप्लेंट बहुत हो रही है, बहुत केस आ रहे हैं, आए दिन ये केस आ रहे हैं, मैं इसके बारे में बात। ये कोर्ट में अभी आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है कि जो फीमेल रहती है, हम एक साइडेड
ये थॉट रखते हैं एज अ फीमेल होके, मैं कह रही हूँ कि हम एक थॉट रखते हैं कि फीमेल के साथ गलत हुआ है, बट सेकंड थॉट हम कोर्ट में रहते हैं तो हम ये देखते हैं, जब हम गहराई से फैक्ट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि लड़का गलत नहीं रहता है, लड़की ने कानून का मिसयूज़ किया रहता है। दोनों बाय कंसेंट से इस हाथ में रहते हैं, फिर लॉज का मिसयूज़ करने के लिए नहीं जमा, जब तक जम रही थी चीज़ें तब तक साथ में रहे, जैसे ही नहीं जमी चीज़ें तो गर्ल्स ने लॉज का मिसयूज़ करके केसेस कर दिए। क्योंकि हम जैसे देखते हैं ऑफेंस में, रेप के केसेस में सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कंसेंट का। उसने विदाउट कंसेंट अगर किया तो वो ऑफेंस है, कंसेंट के साथ हुआ तो कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाले जो केसेस रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रहते हैं अपने घर में। अब वो चार दीवारी के अंदर क्या हुआ उस मोमेंट पर ये प्रूफ करना, विद कंसेंट हुआ विदाउट कंसेंट हुआ, ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। और इसको चाह कर भी लॉ उतने प्रॉपरली, अभी तक हमारे देश में कोई प्रॉपरली ऐसा कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप वाले को प्योरली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इवन हमारे कंट्री में मैरिज को ही प्रायोरिटी में रखा जाता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक पार्टनर की शादी पहले हो चुकी है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते लिव इन में किसी और पार्टनर के साथ रह रहा है, फिर जब अगर मेंटेनेंस की बात आई तो वो लिव इन रिलेशनशिप वाली वाइफ, वो जो भी गर्ल है, उसको कुछ भी नहीं देगा कानून, क्योंकि वो प्रायोरिटी में फर्स्ट वाइफ को ही रखेगा। सेकंड वाइफ या वो जो गर्लफ्रेंड है या जो उसकी पार्टनर है, उसको कानून कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अभी ज़रूरत है, हमारा देश जिस हिसाब से बदल रहा है, इसके लिए एक बेसिक कानून की ज़रूरत है, उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि लिव इन में रहने वाले कपल की सिक्योरिटी का क्या, उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो उनकी सेफ्टी का क्या। तो इसमें एट प्रेजेंट कानून बनाने की ज़रूरत है। जी, तो निश्चित रूप से मैंने इसलिए पूछा कि जब हम ये पूरे संदर्भ पे बात कर रहे हैं तो हम किसी एक कलकत्ता की घटना या हैदराबाद की घटना या हाथरस की घटना पे बात नहीं करके हम पूरे समाज में क्या कुछ हो रहा है, हम इस पर अपनी बातचीत कर रहे हैं कि हम किस तरह चीज़ें बदल रही हैं। समाज तो बदल रहा है निश्चित रूप से, स्त्रियां आप बराबरी से हमारे साथ काम कर रही हैं। मैं अगर अपने ऑफिस में देखूं तो आधी लड़कियां जो हैं देर रात तक काम करती हैं, बहुत कंफर्टेबली काम करती हैं। हम उनसे उसी तरह बात करते हैं जैसे हम अपने बाकी साथियों से करते हैं। हम अपनी बेटियों से, मैं सोच नहीं सकता कि मैं मेरे पिता के समय वो अपनी बहनों से जैसी बात करते रहे होंगे, मेरी बेटियां मेरे से उसी तरह की बात करती हैं जैसे दुनिया की बेटियां खुलकर आजकल बात करती हैं, सारी चीज़ें शेयर करती हैं। तो एक चेंज तो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदली है। फिर भी कहीं ना कहीं जो नया समाज गढ़ रहा है, उस समाज में भी हमने आज एक ट्रांसजेंडर भी, इसमें आपका ओपिनियन आएगा उनका भी, हमने उनसे भी बात की है, क्योंकि छेड़छाड़ उनके साथ भी हो रही है, उनके साथ तो कई दोहरे तरह की मार पड़ रही है उनको, तो वो भी एक एंगल है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आरती दुबे जी हैं। आरती दुबे जी सह संयोजिका हैं भारत सेवा फाउंडेशन की। तो ये भारत सेवा फाउंडेशन किस तरह का काम करता है और इसमें महिलाओं को लेकर किस तरह की कोई जागृति है, या आप चीज़ों को किस तरह से देखती हैं? मेरे भारत सेवा फाउंडेशन में महिलाओं के लिए ही काम होता है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, और जो भी मतलब परेशान है घरेलू हिंसा से या किसी भी उससे, उनको हम लोग बहुत सहयोग करते हैं ताकि वो अपने काम के प्रति जागरूक रहें, अपने आप पे डिपेंड होकर अपना खुद का काम वो कुछ कर सके, उसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं। मैं अभी एक पर्सनल अपना ही घटना बता रही हूँ, अपने घर का ही घटना बता रही। हमारी बेटी इंटर्नशिप कर रही है, MBBS करके इंटर्नशिप कर रही है दुर्ग से। वो अभी जब से ये कलकत्ता वाला घटना घटा है, उसके बाद से थोड़ा वो परेशान रही। नाइट ड्यूटी लगती थी, तो नाइट ड्यूटी में मैंने दुर्ग से रायपुर आना, तो अकेले आ रहे हैं तो उतने देर अपना मोबाइल ऑन रखती है, बात करते हुए वो घर तक आती थी। तो वो मतलब हम लोगों का ये रहता था कि सपोर्ट उसको पूरा रहता है कि डरना नहीं है, जो काम करना है अपना आराम से करो, हम लोग हैं तुम्हारे लिए। तो वो हॉस्टल में जाने से भी डरती थी, हॉस्टल जाना है अकेले नहीं जाऊंगी, डर लग रहा है, नाइट ड्यूटी है। हॉस्पिटल से घर जाने में उसको डर लग रहा था। तो अभी उसका इंटर्नशिप अभी परसों कंप्लीट हो गया है, अभी वो रायपुर आ गई है। तो ये सब चीज़ें मतलब ये घटना होने के बाद से उसके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, जिसको हम लोग अभी थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सोनल जी, आपने पूरी बातचीत सुनी और आप बहुत जगह सक्रिय मुझे कई बार मिलती हैं। तो ये जो समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, इसको किस तरह से आप देखती हैं, और खास करके महिला उत्पीड़न को लेकर आप किसको जिम्मेदार समझती हैं कि जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, हमारे कानून में लचर है, या हमारे समाज की सोच ऐसी है, या सरकार उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब ऐसी क्या वजह है
जिससे आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है या होता पहले भी था, ऐसा आप बोल सकती हैं साहब? अभी मीडिया वाले हो आप लोग, इसको ज़्यादा दिखाते हो। पहले भी ऐसा नहीं कि स्त्रियां बहुत दुनिया में सुरक्षित थीं, पर अभी मीडिया आ गया है तो एकदम सनसनीखेज यही दिखता अपराध। चूंकि मीडिया में लोग कहते हैं या तो अपराध बिकता है, या सेक्स बिकता है, या फैशन बिकता है, तो लोग इसको बहुत हाइप देते हैं। इस तरह भी लोग बोल सकते हैं जी। बहुत सोचनीय और बहुत निंदनीय जो अपने देश में अभी जो कलकत्ता कांड हुआ, उसमें मैंने सब महिलाओं की बातचीत सुनी और बहुत अच्छी सोच रखने की ज़रूरत है, ख़ास करके हमारे पुरुषों को। और आपने कहा कि इसमें समाज का, कानून का, उनका क्या योगदान हो सकता है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि परिवार का सबसे बड़ा हाथ रहता है हमारे बच्चों को संस्कारित करने में। और जब एक माँ जब अपनी बेटी को संस्कारित करती है तो पूरा उनको, केवल बेटी को ही नहीं, उनके बेटे को भी उनको संस्कारित करना चाहिए। जैसे ये रहता है कि बेटी तुम इतने बजे घर आ जाओ या ऐसा है, तो वो चीज़ सेम बच्चों, लड़कों में भी रहना चाहिए। और बताना चाहिए कि एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ बेटियाँ या माँ नहीं हैं। तो जैसे बेटा तुम अपने घर में अपनी माँ और बहन को सम्मान देते हो, वैसे ही सम्मान तुम बाहर समाज में भी हर स्त्री और हर बहन को दो। दूसरी बात है कि कानून मैं कहती हूँ कि अपने यहाँ इतना कानून, मैं मीडिया के सामने कहना चाहती हूँ कि कानून अपने देश में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है सर। बिल्कुल रहना चाहिए। जहाँ इस तरह की, जैसे कोलकाता में भी घटना हुई, ऐसे कई घटनाएं हुई हैं, तो मेरे ख्याल से ये रहना चाहिए कि तुरंत आरोपी को, जो उन्होंने ये इतना जघन्य कांड किया है, उनको तुरंत फांसी देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये अरे पर भाई आप बोल रही तुरंत फांसी देने, आप कसाब गोली चला रहा था, हमने उसको, हमारे देश में व्यवस्था है। देखिए हम जब ये कहते हैं ना, तो हमको ये समझना पड़ेगा, जब लोग कह रहे थे कि साहब वो कसाब को आप बिरयानी खिला रहे हो, अरे भाई हमारी कानूनी व्यवस्था ये है कि हम अपराधी को भी पूरा मौका देते हैं, और जब वो अपराधी, उसको फांसी पे लटकाया, ऐसे बहुत लोगों को लटकाते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि आप, फिर क्या हुआ जो हैदराबाद में हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर करके मार तो दिया, वो सारे पुलिस वालों पे मानव अधिकार के केस चल रहे हैं, वो लोग उसमें उलझे हैं। तो ये कहना कि साहब तत्काल उसको सजा दे दो, ये तो अभी मौजूदा कानून में नहीं है। करना चाहिए सर, लेकिन क्योंकि ये हमारी महिलाओं के बहुत सम्मान की बात है और उनके अधिकार की ही बात है। क्योंकि दूसरे केस ठीक है चलते रहें, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये मुद्दा ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून फास्ट ट्रैक में कोर्ट में लेके उनको तुरंत सजा देनी चाहिए, ताकि दूसरे पुरुष ये सब कार्य देखें तो वो इस तरह के गंदे कार्य करने से बिल्कुल हिचके और डरे और ये कार्य ना करें। जी ठीक है, मेरे साथ सोनल जो है, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। आप ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया कलकत्ता के केस में, कई जगह हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो कोर्ट संज्ञान ले रहा है, तो कोर्ट का इसमें किस तरह की नई रूलिंग आई है और नए कानून क्या क्या आए हैं, थोड़ा इसके बारे में भी आप बताइए। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोलकाता का जो केस हुआ, उसमें अभी लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो स्वतः कॉग्निजेंस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बेंच को हमारे सीजीआई हेड कर रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये बात कही है अपनी प्रोसीडिंग में, फर्स्ट थिंग, कि विक्टिम की डिग्निटी और फैमिली की उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए। सोशल मीडिया में विक्टिम के फ़ोटोज़ जो चल रहे हैं उसको सबसे पहले डिलीट किया जाए। भले वो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, बट वो उनकी डिग्निटी है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकेंड थिंग उन्होंने ये कही कि डॉक्टर्स पीसफुली अपने काम पर फिर से लौटें, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, पर जब तक गठन नहीं होता है, उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर से कि सारे सेक्रेटरीज स्टेट के एंड सारे डीजीपी से उन्होंने कनेक्ट किया और कहा कि फीमेल सेफ्टी के लिए जितने से जल्दी रूल्स बन सके उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि सीबीआई अपनी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे सुप्रीम कोर्ट में, जितने जल्दी ये केसेस कंप्लीट हो सके, जिसके चलते सीबीआई ने ये एक्यूज्ड जो है संजय रॉय, उसके ऊपर 3 टेस्ट किए हैं, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट और एक साइको एनालिटिकल टेस्ट। एंड तीनों केस में ये गंभीरता वाली बात है कि तीनों टेस्ट में एक बात कॉमन आ रही है कि एक्यूज्ड ने जो कुछ किया, रिजल्ट्स में ये आया कि उसको उस चीज़ का थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है और थोड़ा सा भी रिमोर्स नहीं है। वो मिनट टू मिनट डिटेल्स केसेस की बताए जा रहा है, चाहे फिर वो मेडिकेशंस में बता रहा हो, चाहे वो नॉर्मली उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बता रहा हो, येस और नो वाले क्वेश्चन में बता रहा हो, या फिर लेंदी क्वेश्चंस में बता रहा हो। उस पर्सन को थोड़ा सा भी
उसने जो कुछ किया उसका पछतावा नहीं है। तो ये मेंटली कहा जा रहा है कि उसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या एनिमल इंस्टिक्ट है। और ये भी पता चल रहा है कि उस डे जिस दिन ये ऑफेंस हुआ था वो अल्कोहल के नशे में था एंड ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं कॉलेज की सेफ्टी की गलती है कि वहाँ सीसीटीवी नहीं थे एंड वो अंदर तक चले गया जहाँ डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। इतनी ड्यूटी देने के बाद वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। तो सीजीआई सर ने यही कहा है कि फाइनल स्टेटस रिपोर्ट आप सबमिट करें सीबीआई को एंड सीबीआई में ये टेस्ट तीनों हो चुके हैं, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो रही है। एक क्वेश्चन अभी हमारे देश में ये चल रहा है कि कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे एक्यूज को रिप्रेजेंट ही क्यों करना है, सीधा एक तरफा फांसी चढ़ा दी जाए। पर मैं ये बताना चाहूँगी हमारा ये जो आइडल जस्टिस सिस्टम है वो ये एक्यूज को भी उतनी राइट देता है जितनी विक्टिम को राइट देता है। और हमारा जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि जब तक किसी ऑफेंस को पूरा कोर्ट में प्रूव न किया जा सके तब तक उसको इनोसेंट माना जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कि सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट में हैं, बट यहाँ पर इस केस में हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पुलिस भी इंक्लूड है जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज़ है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीबीआई को तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि वहाँ के जो प्रिंसिपल ने इनके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, पर उसको इन्होंने सुसाइड बता दिया। एविडेंस टेम्पर्ड हुए, डेड बॉडी को फैमिली को देखने तक नहीं दिया गया, वहाँ पर पूरी जगह को ऐसे तोड़ दिया गया। तो ये सब क्यों किया गया, ये अभी भी फैक्ट ऑफ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सबसे बड़ा अभी ये खड़ा है कि जब ऑफेंस हुआ उस प्राइम लोकेशन में एक्यूज्ड के अलावा भी क्या कोई प्रेजेंट था। इसके लिए सीबीआई ने एम्स से फाइनल डीएनए रिपोर्ट मांगी है। संजय रॉय के अलावा भी अगर वहाँ पे कोई प्रेजेंट था तो वो कौन था, उसको क्यों छुपाया जा रहा है, मीडिया के सामने सिर्फ क्यों एक ही एक्यूज्ड आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन अभी रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है। और ये जो प्रेजेंट केस चल रहा है अभी कोलकाता रेप केस का, ये इसमें एक्यूज्ड के खिलाफ 2 चार्ज फ्रेम किए गए हैं एट प्रेजेंट। सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि देता है पनिशमेंट ऑफ रेप की डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है तो उसको या तो मिनिमम 10 इयर्स की सज़ा होगी या मैक्सिमम LI होगी प्लस फाइन होगा। प्लस इस केस में पर मर्डर भी हो गया विक्टिम का, तो उसमें 103 भी चार्ज फ्रेम किया गया है जो कि ये कहता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, हुएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद उसकी डेथ पेनल्टी या LI प्लस फाइन उसे दिया जाएगा। फर्दर केस चलेंगे तो और चार्जेस एडअप हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट ये 2 सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता के चलते इस पर ये केस आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हियरिंग 5 सितंबर को डेट गई है, देखते हैं कि फिर नेक्स्ट हियरिंग पर क्या डिसाइड होता है। जो आप बात कर रही हैं, दरअसल मैंने फिर बात कर रहा हूँ कि ये जैसे वो जो संजय है वो जो बात कह रहा है वो ये मानसिकता की, जो आप निर्भया की याद करो, वो लड़का भी किस तरह से जो नाबालिग था वो भी किस तरह से बहुत बढ़ चढ़ के बता रहा था जब बातचीत हुई। तो बहुत बार जो लोग जो इस तरह के अपराध करते हैं उनमें एक पुरुषत्व की भावना है कि मैंने किया, मेरे को बहुत मज़ा आया। बहुत लोग हिंसात्मक होते हैं, उनको लगता है कि किसी को दबाना, दबे कुचले दलित स्त्री ये जो कमज़ोर लोग हैं उन पे हमने यदि अत्याचार किया तो हमको ये राइट है। ये मानसिकता भी है, बहुत जगह दबंग लोग स्त्री के साथ नहीं सही कमज़ोर लोगों के साथ भी करते हैं, बोलते हैं हाँ किया, हमने दी उनको सज़ा, हमको राइट है। हम ये देखते हैं, हम बहुत दूर नहीं जाते, हम कलकत्ता नहीं जाते। बालोद की घटना है, मैंने पिछले दिनों मैं चूँकि रोज़ इस पर कोई ना कोई सब्जेक्ट पे लिखता हूँ और बात करता हूँ, तो मैं अपने ही पुराने आर्टिकल को देख रहा था। एक बालोद की घटना में था कि एक पुलिस वाले ने जो है एक बच्ची को ये मान के कि वो मेरी बच्ची है, मतलब जिस स्त्री से उसके संबंध थे, वो उसको घर में जाके 1.5 साल की बच्ची को दागा, उसके पेट पीठ हाथ को उसको जला दिया सिगरेट से, मतलब। और उसके बाद में जो है 1.5 साल की एक अविनाश नाम का कांस्टेबल था पुलिस का, फिर बाद में वो टर्मिनेट हुआ। ये बालोद की घटना है। ऐसी घटनाएं हमारे आसपास यदि आप देखें तो बहुत सारी घटना घट रही हमारे यहाँ। हमारे पूरे हम जिस समाज में रहते हैं, बहन भाई का रिश्ता भी हमने रक्षाबंधन मनाया, सबसे पवित्र माना जाता है। पर अभी हाल ही में हमने 6 दिन पहले खबर डाली कि एक भाई ने बहन का रेप किया, और वो भाई छोटा था और छोटी बहन का रेप किया। क्यों? और उसको माँ ने और बहन ने बचाया, वो उस मतलब अपराधी को माँ और बहन ने बचाया। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा समाज ऐसा है, समाज विश्वास से चलता है।
हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, तभी समाज चलता है। उसका लोग कहते हैं कि साहब समाज में किसी को किसी का विश्वास नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आप लोग बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। मुझे विश्वास, मैं रात में सोता हूँ, मैं इस विश्वास से सोता हूँ कि सुबह सूरज उगेगा, मैं जगूंगा, मेरे घर में घंटी बजेगी तो मेरी काम वाली आएगी, मेरा दूध वाला आएगा, मेरा पेपर वाला आएगा, मेरे को सब पे विश्वास है। मैं जब ट्रेन में, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, एक थोड़े दूर बैठते हैं, बोलते हैं भैया मैं जरा पानी की बोतल लेके आता हूँ, ये मेरी सीट है। फिर थोड़े दूर और चलते हैं, फिर बोलता है आप कहाँ से हो, फिर वो हमको टिफिन खोल के देता है। तो हम इस विश्वास के उसके टिफिन में से खाने लगते हैं कि हमको जहर नहीं खिलाएगा। जहर खुमाने की घटनाएं जरूर होती हैं, वो कभी कभी होती है, हमको ये विश्वास है। दरअसल मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, हमारा पूरा सामाजिक जो ताना बाना है वो हमारे आपसी विश्वास पे है, रिलेशनशिप पे है, और हम ये विश्वास करके ही रहते हैं एक दूसरे के साथ कि हम जिसके यहाँ जाएंगे। पर अभी इधर के सालों में एक जो बहुत कहना चाहिए, स्त्री पुरुष तो नहीं, पूरे समाज में एक मीडिया के जरिए अविश्वास का वातावरण निर्मित हो रहा है, जहां हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बात करते हैं। और हमको ये लगता है कि अगर किसी स्त्री के साथ हो रहा है तो हम उसमें उसकी जात देखते हैं आदमी की, हम किसी और के साथ हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि वो कौन है, और हम फिर उसको अलग अलग तरीके से अपने अपने सांचे में फिट करते हैं। हम उसको ये नहीं देखते कि हमारे किस राज्य में हो रहा है, उसको लेके बवाल करेंगे। अभी जो राष्ट्रपति, कल जो राष्ट्रपति जी का बयान आया, उसमें बवाल क्यों हो रहा है? लोगों ने कहा कि बाकी राज्य में हुआ तब तो आपने कुछ नहीं बोला, आप पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं। अचानक से राष्ट्रपति के पद पे लोग सवाल करने लगे। तो बहुत सारे लोग सवाल ये देखते हैं कि अपनी सुविधा से लोग सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि अब समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हमको इसमें कोई सुविधा नहीं तलाशना है, वो मेरे घर का हो, मेरी जात का हो, मेरे शहर का हो, मेरी पार्टी का हो। दरअसल वो अपराधी है, और हम अगर उसको अपराधी की तरह नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हम जिस समस्या पे बात कर रहे हैं वो अधूरी रहेगी। इस बातचीत में कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है कि आप सप्लीमेंट करना चाहते हैं कोई भी, तो आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं। जैसा जो सवाल उठते हैं कि घरेलू हिंसा, तो जैसा हमारी जो महिलाएं हैं कई बार खुद ही घरेलू हिंसा को शायद आन बान शान की बातें सोच के कि हमारे परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को वो दबाती हैं। कई बार हम घर की जो सास हैं, बहन है, उस चीज़ की रोक करती हैं। कई बार हमारी बच्चियों के संग जो दुर्घटना होती है, परिवार ही साथ नहीं देता कि उसके संग हमको जो न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिले। तो जैसा आज के जो परिवेश में हमने जो देख रहे हैं कि जो कोलकाता में एक बेटी के संग जो उसकी हालत हुई है, और इतने बड़े अस्पताल में उसकी सुरक्षा का ध्यान ना रखते हुए, तो मैंने जैसे ये सरकार का क्या दायित्व था, हमारे कानून का क्या दायित्व था, हमारे समाज का क्या दायित्व था, तो बस हम ये मेरे एक आम महिला, एक आम माँ, एक बेटी की माँ क्या सोच सकती है। मैं बस ये कहती हूँ कि सरकार जो हमारी हैं वो जो जैसे हम संस्कारों की बात करते हैं, बेटियों को संस्कार होना चाहिए, हम बेटों को, जैसे यहाँ पे कई बहनों ने बोला कि लड़कों को भी उतना ही संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार जब हम दे रहे हैं तो हमारे जो सरकारें हैं उनका स्कूल, जैसे हम स्कूलों में हमारी कई बार शिक्षा दीक्षा की जो बातें आती हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि अनुशासन में कहीं ना कहीं डर की बहुत ज़रूरत होती है। जो हमारे अगर कहीं अनुशासन लागू हो रहा है तो उसमें डर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमारे बच्चे उस डर को से कई बार अनुशासित रहते हैं कि हमारे क्लास में शोर ना मचे, तो कहीं ना कहीं डर है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब हम बेटियों को सेल्फ डिफेंस की बात करिए तो बेटों को भी कुछ ना कुछ ऐसा उनके जागरूक कराते हुए कि इस तरह के जो अगर केसेस होते हैं और पुरुष प्रधान समाज है, इस तरह का बालक अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके संग क्या हो सकता है, और हमारा समाज भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़े। हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था में बहुत कहते हैं कि लचर व्यवस्था कई बार हम आम नागरिकों को महसूस होता है, क्योंकि कानून तो हमारे सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं पे बहुत सारे बने, लेकिन अगर हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से जो पीड़िता है और उसको इंसाफ मिलने में 7 साल 7.5 साल लग जा रहे हैं उसको सज़ा दिलाने में, तो उसका परिवार भी वो पीड़िता है या नहीं है, लेकिन परिवार उस चीज़ को वो 7 साढ़े 7 साल तक झेलता है। तो जो भी अगर इस तरह के केस होते हैं,
एक माँ हूँ मैं, और इस तरह के केस होते हैं तो तत्काल में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 2-4 महीने 5 महीने में इसका निवारण हो। और जिससे मैंने कहा कि डर बहुत ज़रूरी है अनुशासन में। हमारे आज अपराधी को डर नहीं है कि हम जो ऐसा काम करेंगे तो हमारा क्या हर्ष होगा। तो डर पैदा करने के लिए हमारी सरकार, हमारे समाज को भी, मेरे हिसाब से, ये मेरी सोच है, हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन डर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसमें डर नहीं है, तभी वो बार बार ये इस टाइप के कृत्य हो रहे हैं। चाहे 2 साल की बच्ची के संग हो, चाहे 2 माह की बच्ची के संग हो, चाहे 6 साल की बच्ची के संग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, लेकिन केसेस तो हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं, तब तो ये रोकथाम तो नहीं हो रही। डर नहीं है समाज में किस तरह के कृत्यों का क्या हर्ष होना चाहिए। तो एक आम महिला, एक आम माँ, आपके मंच के माध्यम से जो भी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी भावनाएं, और ऐसी हम बहुत सारी महिलाओं की ऐसी भावना है कि फास्ट ट्रैक के तहत उसका निवारण हो और जल्द से जल्द, क्योंकि डर नहीं है, सज़ा होती है, पीठ पीछे सज़ा हो जाती है, हम पेपरों में पढ़ते हैं कि सज़ा हो गई उसके, लेकिन जब डर नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि सज़ा क्या हो रही है, उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, वो उसका हमको अपराधी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऐसी बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि उसको ऐसी इस टाइप की सज़ा हो कि वो प्रत्यक्ष रूप से लाइव टेलीकास्ट हो, कि हर अपराधी इस कृत्य को करते समय स्वप्न में भी सोचे कि मुझे नहीं करना चाहिए, उसकी स्वप्न में भी उसकी निद्रा जाग जाए कि उसने ऐसा करेगा तो उसका परिवार का, उसका क्या हाल होगा। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से भी अपील करती हूँ कि कुछ जो भी हमारे न्याय व्यवस्था में जो भी भूमिका रहती है उसमें पीड़िता के संग पूरे परिवार भी इफेक्टेड होता है। और इसमें बहुत कुछ पुलिस का भी क्वेश्चन मार्क मैं लगाना चाहूँगी। कोई भी पीड़िता अगर पुलिस के पास जाती है और उस व्यवस्था में उस पीड़िता को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि उसके संग कुछ कृत्य हुआ है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आप लोग के माध्यम से, क्योंकि आप बहुत नज़रिया लोगों का बदलते हैं, बहुत लोगों को जागरूक करते हैं, और हमारी यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जो कुछ ना कुछ संस्थाओं से जुड़ी हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। तो बस जो ऐसा हो कि रुकना चाहिए, ये डिबेट भी इसी बात की है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो भी ऑप्शन है, सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण केस जिसके बारे में हमारी चर्चा नहीं हुई, कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है, अजमेर का बलात्कार का जो केस। सोचिए, हम न्याय व्यवस्था की बात करें, कानून है, मैं अभी भी सहमति देती हूँ कि कानून पर्याप्त बने हुए हैं, कठोर भी कानून है हर क्षेत्र में महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। जब जब भी कोई दुर्घटना हुई है तो कानून में अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन जो लचर न्यायिक व्यवस्था है, सोचिए 32 साल के बाद 6 लोगों ने 100 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, और उस बलात्कार का डिसीज़न आता है 32 साल के बाद, जिसमें कितनी पीड़ित महिलाओं जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कुछ महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन अंत तक 2 महिलाएं लड़ती रही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम सिर्फ कानून बना देने से ही कुछ नहीं होता, सही तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। यदि आप इस केस को देखें, जिसको कि ब्लैकमेल केस भी कहा जाता है, तो पुलिस की तरफ से भी बहुत सारी खामियां हुई थी चार्जशीट के लिए। तो पुलिस प्रशासन को लेकर, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है मीडिया की भी, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हम बात करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करूँगी, सोशल मीडिया से जुड़े भी लोगों को, जो कि दुर्घटना के बारे में अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे उनके पास कोई न्यूज़ आती है तो वो ऐसे पब्लिश करते हैं कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, और असुरक्षा का माहौल भी वो उत्पन्न करते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मोरल वैल्यूज़ जो थी, जो हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो मोरल वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। एक पहले जो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम था, जिसमें कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा दिया करते थे, वो अब मिसिंग है। हर घर में अपना अपना एक दुनिया है, जो कि मोबाइल के माध्यम से हर कमरे में बच्चे और माता पिता सीमित हैं। ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है, 12-11 साल के 2-3 लड़कों ने उसका रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सोचिए, 11-12 साल की उम्र में जब हम लोग थे, हम लोग खेलने कूदने तक सीमित थे, और जब उन बच्चों से पूछा गया कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तो उन्होंने कहा मोबाइल से। आजकल इतना पोर्न वीडियो जो है कंटेंट हो रहा है, आप किसी भी अपराधी के जब उसकी काउंसलिंग करें, उससे पूछताछ हो, तो पोर्न वीडियो भी, नशा जो है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हमको इन सारी चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हम कानून बनाएं। मोरल वैल्यूज़ हाई करनी चाहिए, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हमने इस विषय पर देश भर से अलग अलग लोगों से प्रतिक्रिया मंगाई है,
चलिए देखते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं और कुछ क्या इस पूरे मामले में आंकड़े क्या कहते हैं, इसको भी समझते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप एशियन न्यूज से जुड़ के देख रहे हैं महिला उत्पीड़न पे ये जो हमारा कार्यक्रम है संतुलन का समीकरण। महिलाओं की जो हिंसा होते जा रही है उस पर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में कन्याओं को, नदी को और गायों को बहुत ही महान बताया गया है, लेकिन हमारे देश में वही सुरक्षित नहीं है। बात करें महिलाओं की तो आए दिन घटनाएं ऐसे सामने आती है हमारे सामने, और जैसा कि बोला जा रहा है कि हर 3 घंटे में महिला संबंधी अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये वही अपराध है जो कानूनी रूप से अपराध दर्ज होते जा रहे हैं, वरना हर 1 मिनट में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है। उनके साथ जो अपराध है वो लगातार हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके का अपराध क्यों ना हो, क्योंकि महिलाएं यहाँ हिंसा की बात करें तो बहुत लोग हैं जो जागरूक होते जा रहे हैं, लेकिन जाग नहीं रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, पर लोगों की जो सोच है, मानसिकता है और महिलाओं के प्रति जो उनकी क्रूरता है वो कम नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं और बढ़ते जा रही है। चाहे वो सोशल मीडिया के रूप में हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के रूप में हो, चाहे वो कामकाजी महिलाओं के साथ उनके कार्यस्थल में क्यों ना हो, तो ऐसी महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो अपराध दर्ज हो रहे हैं वो इसीलिए दर्ज हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए जो दर्ज करा रही हैं, कानून का सहारा ले रही हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। लेकिन ऐसी कई महिलाएं हैं जो लगातार घटनाओं का विरोध नहीं कर पा रही है, सहते जा रही है, तो उनके आंकड़े तो हम गिनने चले तो कई सदी बीत जाएगी जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। कहीं ना कहीं हम पुरुष वर्ग या हम जो युवा हैं वो भी शामिल हैं कि हमारे सामने अपराध होते हैं, कहीं ना कहीं हम चुप्पी धारण कर लेते हैं। तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा कदम बढ़ाना चाहिए, जहां भी हमारी जरूरत हो रही है या कहीं पर भी छोटे मोटे अपराध ही क्यों ना हो रहे हो, उस पे हमको आगे चल के उसको रोकने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कानूनी अपने रूप से बहुत ही अभी पारदर्शिता लाई हुई है, जो सख्त कानून है वो भी बनाया गया है, लेकिन हमारा समाज है और हमारे समाज की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं अभी भी रूढ़िवादी है, और उसको बदलने के लिए हमको लगातार जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए। हो भी रहे जागरूकता कार्यक्रम, लेकिन जो जमीनी भूमि के स्तर पे जो होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और खासकर समानता वाली बात की जाती है और मर्यादा वाली बात की जाती है और कहीं ना कहीं संस्कार वाली भी बात की जाती है, तो वो हमारे जो पुरुष वर्ग में वो कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। कहीं पर भी महिला और पुरुष की बात आती है तो पुरुष को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है, ना कि महिलाओं को। तो दोनों में समानता लाने के लिए हमारी सोच को भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तब जाके महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। और हम बात करते हैं कि अपनी बहन के लिए कोई भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि सड़क पे कोई भी लड़की गुजरे, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की बेटी होगी, किसी की बहन भी होगी, तो हमको सबको आगे आना चाहिए, तभी महिला के साथ जो अपराध हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो हमारे समाज में है। सरकार जितनी भी कठोर अगर नियम बना देती है, जब तक समाज अपना नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। जितना ज़्यादा कठोर नियम होते जाएंगे उतना ज़्यादा अपराध और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहली तो मैं ये बात यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में रहने वाले हर एक लोगों की नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अपना जो पेरेंट्स होते हैं, पालक होते हैं। जब बच्चे एक एज के बाद जब वो अपने एडल्ट वाले एज में जब आते हैं, उस टाइम उन्हें इन चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि सबका यहाँ पे रहना ज़रूरी है, सबकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और अगर कोई मना कर रहा है तो उसका मतलब नहीं ही है। और जब हम शुरुआत से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ाते हैं तो ऐसी घटना थोड़ी बहुत वो चीज़ें होती जाती है, उसके बाद एक जो घटना होती है उसे अंजाम दिया जाता है। तो समाज का नज़रिया बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो सरकार को अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं। अभी जो हमारे कलकत्ता में जो घटना हुआ, जो हमारे एमपी में घटना हुआ, जो हमारे राजस्थान में घटना हुआ, और अभी महाराष्ट्र में भी हुआ, और लगातार ऐसी घटनाएं घटती जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज भारत आज़ाद है पर हमारी महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं हैं और इस तरह से घटनाएं घट रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि समाज जो है वो अभी मेन कारण हमारा जो समाज है बहुत स्तर उसका गिर गया है, और उसके साथ कानून व्यवस्था भी सख्त होनी चाहिए। कानून सख्त होनी चाहिए कि ताकि आगे से कोई ऐसे अपराध करने का वो न करे, हिम्मत ना करे कि ये अपराध मैं करूं। कुछ ऐसी कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं।
कि देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य है 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि नाबालिग के साथ महिला शोषण और नाबालिग महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे पिछले 10 वर्षों से निरंतर बना हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जब भी कभी इस टाइप की घटनाएं होती है, चाहे वो अवंतिका नगरी में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो, हर कोई आके उसके ऊपर निंदा करता है, फिर कभी कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन इसके बाद भी तमाम इन प्रयासों के बाद भी इसका कोई असर देखने को समाज में नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और कहीं ना कहीं सरकार की खामियों को भी दर्शाती है। इसमें निश्चित तौर पे सुधार करने की आवश्यकता है। सरकारें हमेशा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और आप कुछ भी, जैसे महिला के ऊपर बलात्कार जैसे रेप है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी कोलकाता में ही जैसे हुआ है जो डॉक्टर के साथ, तो आप वो FIR दर्ज हो जाती, केस चलते रहते हैं। ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी निकल जाती हैं, तो महिलाओं को न्याय कैसे मिले? उस पर सख्त कानून बने हैं, लेकिन कोई ऐसा उनको उसका रिजल्ट नहीं ऐसा आ रहा है कि लोगों के अंदर डर पैदा हो कि आप इस तरह का काम ना करें, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित? तो ये सरकार को अच्छे सोचना चाहिए। आपके कानून बनाने से सिर्फ कुछ नहीं होता, उसमें महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हैं, ये सबसे पहले है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम किस देश से आते हैं? भारत से, जहाँ कश्मीर से लेके दक्षिण में राम को पूजा जाता है। तो राम क्यों पूजे जाते हैं? कि उन्होंने नारी के लिए ही रावण का अंत किया था। तो आज देश को राजनीतिक दल हो, धर्म हो, जातियाँ हो, इन सब से ऊपर उठ के नारी के लिए, हर नारी पे अत्याचार करने वाले को रावण की तरह देख के पूरे देश को एक होकर ही इसमें सोचना पड़ेगा। कड़े से कड़े कानून बनाने पड़ेंगे और हमारी बेटी हो, विपक्ष वाले की बेटी हो, विपक्ष वाले की बहन हो, सबको बहन बेटी को एक नज़र से देखना पड़ेगा, तब ये महिला उत्पीड़न रुक पाएगा। क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, जहाँ राम की पूजा होती है, रावण की नहीं। चाहे समाज हो, सिस्टम हो या सरकार हो, जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं वो जब तक इस चीज़ पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे, जब तक ऐसे ही गरीब महिलाओं बहनों के साथ बलात्कार अत्याचार होते रहेंगे, उन पर कभी भी नकेल नहीं कसी जाएगी। हम तो एक छोटे से बच्चे हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, मगर जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों पर कदम उठाने के लिए अपने कोशिश करें। वो हम जैसे छोटी बहनों को, बच्चों को या महिलाओं को बचाने की कोशिश करें। आज बच्चे भी परेशान हैं, बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि महिलाओं के साथ, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनके साथ भी आपने देखे होंगे होते हैं उत्पीड़न, और कई हुए हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती उन लोगों की। देखिए, देश जब में कानून बना, महिलाओं के लिए कानून बने, लेकिन देश में जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो आज की सरकार हो या गैर सरकारें रही हों, उनमें कानून की सब बात करते हैं, लेकिन जब वो सिस्टम में आ जाते हैं तो वो सिस्टम से चल नहीं पाते हैं। यही विडंबना रही है मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश के अंदर ये विडंबना रही है कि महिलाओं के अत्याचार पे लोग बात तो करते हैं, लेकिन उस पर बोलना कोई नहीं चाहता। अगर बोलेंगे तब जब उन पे बीतेगी, क्योंकि उन पे बीती नहीं है, जिस पे बीतती है वो बोलता है, और लोग दूर होकर तमाशा देखने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए उस पर कोई ठोस कानून नहीं बन पाते हैं। अगर इस देश के अंदर किसी नेता या किसी बहुत बड़े नेता की बेटी के साथ में अगर ये घटनाएं होंगी, उस दिन शायद इस देश के अंदर कानून बनेगा। लेकिन ये देखा गया है कि जब भी कोई घटना होती है, किसी गरीब अत्याचार जो करते हैं वो किसी गरीब के ऊपर ही करते हैं। कोई देश में किसी बड़े आदमी की बेटी के साथ में कोई बलात्कार जैसी चीज़ें या आपराधिक घटनाएं नहीं होती हैं, वो गरीब के साथ में होती है, और गरीब की बात हमेशा दब के रह जाती है। यही एक कारण रहा है इस देश के अंदर, ये विडंबना रही है कि इस देश में कोई बोलना नहीं चाहता। अगर बोलते हैं तो सिर्फ बोल के रह जाते हैं, करना नहीं चाहते। तो अगर हमें वास्तव में कुछ करना है, तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कानून दिया, उस कानून के तहत महिलाओं के अत्याचार पे हमें बोलना चाहिए। विधवा विवाह पे जो कानून बने उस पर बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोलते नहीं, और जो बोलते भी हैं तो उस पर अमल नहीं होता है। ये एक बड़ी विडंबना रही है पूरे देश की। और आजकल हर महिला सोच रही है कि उसे घर में नहीं बैठना है, और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रही है, क्योंकि आज के युग में महिला एक अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। हालांकि उसे अभी अपना समाज जो है, पुरुष प्रधान का समाज जो है,
वो इतना प्रमोट नहीं कर रहा है। कहीं कहीं ऐसी घटना देखने को मिलती है कि महिलाएं चाहती हैं और वो समाज के सामने नहीं निकल पाती हैं या सशक्त नहीं बन पाती हैं, क्योंकि उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। और आजकल इस सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं बहुत सारी आई हैं। जैसे जनधन की योजना काफ़ी पहले लागू हुई थी और उसमें 1 रुपए से अकाउंट खुलता था और आज करोड़ों की संख्या में वो खाते खुल गए हैं और महिलाएं, मतलब गरीब महिलाएं भी जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, उनका भी वो अब कुछ न कुछ पैसे उस खाते में हैं उनके। और जो समूह सरकार ने समूह के लिए योजना चलाई है, जो स्वयं सहायता समूह, उसमें तो हमने देखा है कि बहुत महिलाएं उसमें सशक्तिकरण में बहुत काम कर रही हैं। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं उसमें हैं, जैसे मतलब डेयरी खोलना, कैंटीन खोलना और कुछ हैंड मेकिंग, बहुत सारे सामान होते हैं उसने। इस तरह बहुत सारे अपने सेल्फ डिपेंड हो रही महिलाएं। और चूंकि पहले इतना अवेयर नहीं रहती थी, अब कुछ सरकारी योजनाओं से और कुछ अवेयरनेस के कार्यक्रम जो लगातार होते रहते हैं, उससे महिलाओं में, समाज में एक सशक्त होकर उभर रही हैं। चूँकि कुछ उनके अधिकार और उनकी योजना जो ऐसी होती हैं जिसमें वो वंचित रह जाती हैं, जो बहुत ही इंटीरियर हो या बहुत ही ऐसा समाज में कहीं ऐसा तबका हो जहाँ तक उन योजनाएं उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा लोगों, जो समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और उन महिलाओं को सशक्त बनाने में घर का पूरा सहयोग होना चाहिए, परिवार का पूरा सहयोग होना चाहिए और समाज जिन महिलाओं में देखते हैं कि नहीं सशक्त हैं उनको और किसी चीज़ में वो वंचित है, नहीं जान पा रही हैं, तो उनको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एक लखपति दीदी योजना है, वो ड्रोन के माध्यम से किराए पे, हालांकि वो 10 लाख का है, ये सरकार दे रही है और इसमें वो किराए पे इसको ड्रोन द्वारा कीट पतंगों को नाश करके और पैसा कमा सकती है। और बहुत सारी योजना, उज्ज्वला योजना है और सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत सारी योजना हमारी सरकार ने जो बनाई है वो उस पर महिलाएं काम कर रही हैं, उसका लाभ उठा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं समाज में आगे बढ़ रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। एक कहीं नहीं जाइए, एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करती हूँ। अपने ही फाउंडेशन के द्वारा हम लोग एक काम कर रहे हैं जिसमें एक महिला है और उसका हस्बैंड खत्म हो गया है। उस महिला की एक बच्ची है छोटी, तो उस महिला की कोई भी अर्निंग का साधन नहीं था। हालांकि वो महिला ऑन बेड रहती थी और ऑस्टियोपोरोसिस से वो ग्रस्त है, हाथ पैर से मजबूर है, हाथ पैर नहीं चल पाते हैं उसकी हम लोगों ने 2 साल तक उसकी मदद करी और उसकी दवा इलाज से उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। और आज वो महिला जो बिल्कुल ऑन बेड रहती थी, उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, डॉक्टरी सहायता से और बहुत सारी चीज के माध्यम से, खाने पीने हर चीज़ के माध्यम से उसको हमने सशक्त बनाया। और आज की डेट में 2 साल के अंदर वो महिला अब व्हील चेयर हम लोगों ने प्रदान किया, व्हील चेयर पर वो बैठने लगी और आज की डेट में वो महिला खड़ी होकर थोड़ा चल लेती है, तो चलने लगी। फिर अब वो महिला, उसको सशक्त बनाने में चूँकि हम लोगों ने थोड़ी मेहनत करी है और उसको एक सिलाई मशीन दिलाई और आज वो अपने ऊपर डिपेंड है। वो महिला सिलाई थोड़ी थोड़ी करती है, उसमें कुछ अर्निंग भी कर रही है वो। तो इस तरह की दबी कुचली जो महिलाएं हमारे समाज में हैं, उनके लिए समाज के लोगों को जरूर आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक किनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और अगर कोई मजबूर या गरीब या इस तरह की है तो उसको किस तरह से आगे उस महिला को बढ़ाया जाए, उस समाज में कैसे उसको वो स्थान दिलाया जाए कि एक वो सम्मान और सम्मान की जिंदगी जी सके। तो ये समाज में बहुत सारी स्कीमें आई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिला बराबर का हक रखती है अपने समाज में। और मेरा बस यही कहना है कि अगर कहीं भी किसी समाज में ऐसी महिला हो तो सशक्त बनाने में आप लोग अपना सहयोग करें और ऐसी महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं तो उसका कुछ समाज या घर के परिवार के लोग उसका पूरा पूरा सपोर्ट करें ताकि वो अपने घर परिवार को सुंदर स्वर्ग जैसा बना सके। और
जो भी समाज में फैली कुरीतियां हैं पहले की, वो सब को ध्यान न देके और स्वस्थ समाज बने। स्वस्थ समाज बनेगा तो हमारा घर परिवार भी अच्छा बनेगा, हमारा देश अच्छा बनेगा, हमारा देश अच्छा बनेगा। तो सारी योजनाओं का महिलाएं लाभ उठाएं, और अगर जहाँ भी किसी को महिला को कोई लाभ नहीं मिल रहा है या नहीं जान पा रही है, तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से सारी योजनाएं पूछ सकते हैं, उससे आप लाभ उठा सकती हैं। तो ये जन जन तक पहुँचाना हमारा काम है, और हमारे समाज के प्रत्येक समाज सेवी को काम है कि वो महिलाओं को उनके हक और उनके सशक्त बनाने के लिए उसमें सहयोग करें। हालांकि आज महिला बहुत सशक्त हो चुकी है और वो आत्मसम्मान की जिंदगी और अपने हक के लिए और एक अर्निंग का मार्ग प्रशस्त करती है, तो ये अच्छा है उसके लिए। नमस्कार, आपने इसको देखा। अब हम चाहते हैं कि यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और आपके मन में किसी तरह के विचार हैं या आप सोचते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, यदि आप मुक्तिबोध की तरह सोचते हैं कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए और सारा कचरा साफ करने को बेहतर चाहिए, तो मैं समझता हूं कि आप हमारे साथ इस सफाई अभियान में जुड़िए और हमें बताइए कि समाज में क्या कुछ होना चाहिए। नमस्कार।